वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका की ओर से आयोजित मानस मर्मज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी की के निर्देशन में संचालित और आदरणीय शिव प्रकाश अग्रवाल जी की ओर से नियंत्रित इस काव्य छंद रचना कार्यक्रम में आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत है। प्रणाम गुरुवर। हाँ, स्वागत है, आशीर्वाद है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो पिछले दिन के कार्यक्रम में हमारा विषय था तुकांत विधान, तो क्षमा करें, मात्रा भार, और समयाभाव के कारण वो चर्चा कुछ अधूरी रह गई थी। तो थोड़ा सा उसका अंश लेंगे और फिर आज का जो विषय है तुकांत विधान उसको लेंगे, और प्रयास ये रहेगा कि समय के भीतर वे सारी बातें हो जाएं जो आवश्यक है हमारे बीच में। पद्मावती जी, स्वागत है आप। पिछले दिन मैंने बताया था कि मात्रा भार के लिए हमको अपनी वर्णमाला में देखना होगा कि जो स्वर हैं वो ह्रस्व और दीर्घ हैं। ह्रस्व का मात्रा भार एक होता है, उसे लघु कहते हैं, और जो दीर्घ है उनका मात्रा भार दो होता है, उनको हम गुरु कहते हैं। जब ह्रस्व की मात्रा किसी व्यंजन में लग जाती है तो वो भी लघु हो जाता है, जब दीर्घ की मात्रा किसी व्यंजन में लग जाती है तो वो गुरु हो जाता है। समस्या आती है संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर स्वयं में जो है वो लघु है, और उसमें भी जब लघु मात्रा लगेगी तो लघु हो जाएगा, जब गुरु लगेगी तो गुरु हो जाएगा। यहाँ तक तो बहुत सामान्य है। विशेष बात ये आई थी कि अगर किसी संयुक्ताक्षर के पूर्व में लघु है तो संयुक्ताक्षर के आग्रह से वह भी गुरु हो जाता है। जैसे बहुत से शब्द उस दिन लिए थे, बहुत से विवादास्पद शब्द मैंने लिए थे जानबूझ करके कि जिनमें भ्रम की स्थिति रहती है। तो जैसे सत्य है तो स लघु है, त्य लघु है, लेकिन त्य ता और या के मिलके त्या जो बना, त्य के आग्रह से उसका पूर्ववर्ती लघु भी गुरु हो जाएगा और वो सत्य हो जाएगा। इतनी व्याकरण जिसकी समझ में ना आए तो उच्चारण से भी वो निकाल सकता है। शुद्ध उच्चारण करेंगे तो अपने आप बोलने में लगेगा, सत्य सत्य। लेकिन जहां हम बोल और ढंग से रहे हैं वहां गड़बड़ हो जाती है। जैसे हम अप्रतिम है, अप्रतिम बोल रहे हैं जबकि वो अप्रतिम, अप्रतिम, अप्रतिम। प्र के आग्रह से आ जो है वो गुरु हो गया। ये बातें हो चुकी हैं, मैंने दोहरा दी आज। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि कहीं कहीं पर ये नियम भी लागू नहीं होता है। तो जहां सामान्य नियम नहीं लागू होता उसको अपवाद कहते हैं। अपवाद बहुत से हैं, लेकिन समझेंगे तो वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे कि उसके पीछे पारंपरिक उच्चारण होता है और एक अशुद्ध उच्चारण होता है। तो पारंपरिक उच्चारण के आग्रह से हमको अपवाद को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन पारंपरिक उच्चारण का बहाना बना करके अशुद्ध उच्चारण को भी मान्यता देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अशुद्ध और पारंपरिक दोनों में अंतर है। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि शाश्वत बोल करके लोग शाश्वत दो एक 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 ऐसा प्रयोग कर लेते हैं, अशुद्ध है, उसमें कोई क्षमा नहीं है। अब देखिए पारंपरिक क्या है। अभी तो हमने बताया कि
संयुक्ताक्षर के आग्रह से पूर्ववर्ती जो लघु है वो गुरु हो जाता है। अब कुछ शब्द देखिए पारंपरिक। कुल्हाड़ी, ला और हा के योग से संयुक्ताक्षर बना और उसके पीछे कु लघु आया, लेकिन संयुक्ताक्षर के आग्रह से कु गुरु नहीं हुआ तो कुल्हाड़ी हो गई। ये पारंपरिक उच्चारण है, हम इसको नकार नहीं सकते, इसको तो हमें स्वीकार करना ही होगा। कन्हैया, कन्हैया सबका बहुत प्यारा है, खासतौर से भारतीयों का। कभी किसी ने कन्हैया नहीं कहा होगा, कन्हैया कहते हैं। तो यहाँ ना और हा के योग से जो संयुक्ताक्षर बना उसके आग्रह से पूर्ववर्ती क गुरु नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अशुद्धता के कारण नहीं, पारंपरिक उच्चारण के कारण। तो बहुत से ऐसे पारंपरिक उच्चारण हैं जहां पर हमको परंपरा का आग्रह स्वीकार करना पड़ेगा और इसको अपवाद के रूप में स्वीकार करेंगे। जैसे तुम्हें, तू लघु ही रहा, तुम्हारा, तुम्हारे, तू लघु ही रहा। जिन्हें, जिन्होंने, जी लघु ही रहा। संक्षेप में बताते जा रहे हैं। कुम्हार, कु लघु ही रहा, संयुक्ताक्षर का प्रभाव नहीं पड़ा उसमें। मल्हार, माँ लघु ही रहा। और बता ही चुके हैं आपको कुल्हाड़ी कन्हैया। अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहे, हालांकि आवश्यकता नहीं है कि जब कहीं अपवाद आते हैं तो उन अपवादों को हम अपने पारंपरिक उच्चारण से ही निर्णय कर लें कि क्या उचित है। लेकिन थोड़ा सा जानना चाहें तो जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में, इसको समझने के लिए जरा हिंदी वर्णमाला को समझना होगा कि व्यंजन में जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि हैं, इन वर्गों में पहला अक्षर जो होता है या पहला वर्ण जो होता है उसमें हा मिलाने से दूसरा बनता है और तीसरे वर्ण में हा मिलाने से चौथा बनता है। एक वर्ग में हम उदाहरण देंगे, बाकी में अपने आप देख लीजिएगा। क और हा को मिलाइए तो कहा न कहिएगा, का का मतलब का के नीचे हलंत, वो वाला जो बोल नहीं मिलेगा। हम कह तो देंगे लेकिन ये भी नहीं सही, ये तो तब कहा जब आ लग गया। तो बिना आ के लगे जो का हलंत है उसमें हा का योग कर दीजिए, तो का हा के योग से हो जाएगा खा। और इसीलिए अंग्रेजी में खा की स्पेलिंग होती है के एच, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। गा और हा के योग से घा बनता है, इसीलिए अंग्रेजी में घा की स्पेलिंग होती है जी एच। अब आप समझ गए होंगे कि चाहा के योग से छा, जाहा के योग से झा, चाहा के योग से ठा, डाहा के योग से धा, ताहा के योग से था, दाहा के योग से धा, पाहा के योग से फा, बाहा के योग से भा। बस अब जो बीच बीच में छूट गए हैं वर्ण और जो आगे आने वाले हैं, इनका हा के साथ योग नहीं हुआ। जिनका योग हुआ है वो वर्ग में है, कवर्ग, चवर्ग वगैरह में, और जिनका योग नहीं हुआ है वो या तो वर्ग के पांचवें अक्षर हैं और या फिर याराला वाले हैं, इनका योग नहीं हुआ है। तो जब इनका हा के साथ योग करके संयुक्ताक्षर बनता है तो वह संयुक्ताक्षर कभी कभी, बस ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी, नियम नहीं है, कभी कभी, और खास तौर से जहां अपवाद है वहां उन वर्णों का हा के साथ योग संयुक्ताक्षर न होकर के एक वर्ण जैसा व्यवहार करने लगता है। वो कहता है भाई हमारे पीछे के जो भाई लोग थे उनका हा से योग करके आपने वर्ण बना दिया, का के ता के योग से था बना दिया, दा के योग से धा बना दिया, और ना कहता है कि हमको पांचवा क्यों छोड़ दिया। जब कभी योग करोगे तो हम भी मौका मिलेगा तो व्यवहार वैसे ही करेंगे जैसा कि पिछले वर्णों में किया। इसीलिए जब कन्हैया में ना और हा का योग हुआ तो ना हा मिल करके बोले कि अब हम संयुक्ताक्षर जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, हम वैसे ही करेंगे जैसा ता ने किया है, जैसा दा ने किया है। तो कन्हैया वैसे ही क रहा और का नहीं हुआ, कन्हैया नहीं हुआ, कन्हैया हुआ।
अब आप ध्यान दें, सब में हा का योग है। तुम्हारे, जिन्होंने, कन्हैया, कुल्हाड़ी, मल्हार, सब में उन्हीं वर्णों का योग है हा के साथ अपवादों में, जो वर्ण किसी वर्ग का पहला नहीं है, किसी वर्ग का तीसरा, जिनके साथ हा का योग हमारी वर्णमाला में किया नहीं गया परंपरा। ये थोड़ी सी बारीक बात है, लेकिन समझ में आ जाएगी, इतनी कठिन नहीं। अब आप कहें ये तो नियम बता दिया आपने ना, नियम नहीं है। यदि होगा तो प्रायः ऐसा होगा, समझने के लिए नियम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर नियम बनाएंगे तो हम इनका उत्तर क्या देंगे? कुल्हड़, कुल्हड़ में लाहा का योग है, और कु को फिर नहीं आगे बढ़ना चाहिए, उसको लंबी रहना चाहिए, लेकिन हो गया कुल्हड़। नन्हा, नन्हा में भी ना हा का योग है, पांचवा अक्षर है ना वर्ग का, लेकिन वो तो जो हमने वो बताया वो नियम नहीं है, वो जो अपवाद है उनका कारण है, जो अपवाद हैं उनका कारण है। ऐसा नहीं कि वो नियम है, जहां ऐसा होगा वहां वैसा ही होगा। बात इतने पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें आगे बहुत सी बातें करनी है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जब हम दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये वो बातें हम छेड़ते चल रहे हैं जो विवाद का विषय रहती है। पुस्तकों में कुछ चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये विवादास्पद बातें फिर भी उलझी रह जाती हैं। कि अंग्रेजी में हम शब्दों का प्रयोग हिंदी में तो कर ही लेते हैं, मजबूरी हो गई है कि मोबाइल की जगह कोई शब्द ढूंढ के लाएं तो बहुत मुश्किल है। कोई कहे कि भैया जरा चलभाष दे देना हमको अपना, तो समझ नहीं पाएगा वो, या कोई और ऐसा शब्द नहीं। मोबाइल को मोबाइल कहेंगे, नेट को नेट ही कहेंगे, अंतर्जाल वगैरह प्रयोग में नहीं आते, बोलना पड़ता है हमको। खैर, तो जब भी इनको बोलेंगे तो विदेशी भाषा के शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो उनका जैसा उच्चारण है वैसा ही मात्रा भार लेंगे, उसमें कोई दुराग्रह नहीं करेंगे। नेट, ना में एक ही पाई टा लिखा जाएगा। मोटी दृष्टि से देखें तो ने दीर्घ हुआ गुरु, और ट गुरु हुआ, लघु हुआ, तो दो एक मात्रा भार तीन हो गया। लेकिन नहीं, नेट जब बोला जाता है तो ने को लघु बोला जाता है, पेन में पे को लघु बोला जाता है। इसी प्रकार क्रिकेट, क्रिकेट में के को लघु बोला जाता है, मैसेज से को लघु बोला जाता है। ऐसा जहां होगा, उर्दू में भी है सेहरा, सेहरा नहीं है, सेहरा, सेहरा बांधा गया, तो से को हम लघु बोलते हैं। ये कहाँ का है? उर्दू का है, हिंदी में आया है, तो हम उर्दू के शब्द को जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलेंगे। मोहब्बत, मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती, मोह को लघु ही बोलते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं, कुछ हमारी पुस्तक में मिल जाएंगे, कुछ आपको जीवन में मिलेंगे, समझते रहिएगा। और ये भी बता दें कि आज मानस मर्मज्ञ आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी के निर्देशन में कार्यक्रम हो रहा है। मानस के मर्मज्ञ हैं, उनके आगे बोलने में बड़ा संकोच रहता है। उनको बहुत ज्ञान है, जीवन भर उन्होंने मानस का अध्ययन किया है और लोगों को अपना अध्ययन साझा किया है, बांटा है प्रसाद। तो जो अवधी भाषा है, रामायण की जो मुख्य भाषा है, उस अवधि में कुछ परंपराएं हैं, या कहा जाए उस भाषा की कुछ अपनी प्रकृति है, और उस प्रकृति में बहुत से गुरु को लघु कर दिया जाता है। वो हमारी भाषा की प्रकृति। वो सच पूछिए तो मात्रा पतन होते हुए भी मात्रा पतन नहीं है, मात्रा को गिराया नहीं गया, बल्कि वो प्रकृति है भाषा की। जैसे अभी आप लोग कल कल शायद पढ़ रहे थे सोठा, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन करऊ सो मम उर धाम। अब सो, सा में ओ की पाई है, ये गुरु है, लेकिन अवधि की प्रकृति है कि वो ऐसे बहुत से गुरु को लघु कर देती है, वो भाषा की प्रकृति। करऊ सो मम उर धाम। तो यहाँ पर
सो को हमें लघु पढ़ना पड़ेगा। जहां हमने विदेशी भाषाओं की बात की, वहां अवधि की बात करना आवश्यक। मात्रा पतन एक अलग चीज है, जहां पर कवि मजबूरी में, विवशता में गुरु को लघु करके पढ़ता है और पढ़ने के लिए विवश करता है पाठ। अवधि में ऐसा होता है, मात्रा वो भाषा के आग्रह से, भाषा की प्रकृति के आग्रह से, वो कोई विवशता नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है। जबकि मात्रा पतन सामान्य रूप से दुर्बलता है। अगर खड़ी बोली में कोई मात्रा पतन करता है तो उसकी दुर्बलता है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि खड़ी बोली में मात्रा पतन हो तो दुर्बलता, और अवधि में हो तो दुर्बलता नहीं। नहीं, अवधि में भी मात्रा पतन होता है, दुर्बलता होती है। अब वो दुर्बलता बड़े से बड़े महाकवि की भी हो सकती है। मात्रा पतन जब होगा वो दुर्बलता होगी। एक तुलसीदास का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा। महाकवि हैं, महाकवियों की बात करते हैं और हम सब तो उन्हीं के अनुयायी हैं, ऐसे चलते रहते हैं, अपना थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। केशवदास को उडगन जब कह दिया तो बाद वाले लोग क्या हैं, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। बीच में एक चीज पूछ लें कि हमको आदरणीय पद्मावती जी का ही चेहरा दिख रहा है, क्या मेरा चेहरा आप लोगों को दिख रहा है या कुछ विशेष कारण है इसका? जी दिख रहे हैं सर, आप दिख रहे हैं सर आप। हाँ, अच्छा, हम देख पा रहे हैं सर, आप देख पा रहे हैं। हमें केवल पद्मावती जी का चेहरा दिखता है अपनी स्क्रीन पे। क्या कारण है मैं नहीं जान सकता हूँ। अच्छा अच्छा, दिख रहे हैं सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। हमको भी दिख नमस्कार। रहे हैं। नमस्कार। चलिए, बीच में थोड़ा क्षेपक हो गया ये। हाँ, श्याम दुबे जी, डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी, मनीष कुमार मिश्र जी, सभी का स्वागत है। आते हैं अपने बिंदु पे। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली। ये कवितावली का है। और तिरछे करी नैन दे सैन तिन्ह, समुझाए कछु मुस्काई चली। ये सवैया छंद लिखा है। सवैया बहुत प्रकार के होते हैं और ये दुर्मिल सवैया है जो तुलसीदास ने लिखा। उसकी पंक्तियां केवल मैंने सुनाई हैं, पूरा सवैया नहीं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जो हमारा उद्देश्य है कि भाषागत आग्रह कहाँ है और कवि की दुर्बलता से मात्रा पतन कहाँ है। अगर दुर्बलता न कहें तो ये कह सकते हैं कवि ने छूट ली है, एक छूट ली है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, साने में ने का उच्चारण लघु हो गया। साने को साने कहना ये अवधि की प्रकृति कह सकते हैं। इस बीच में आपको उदाहरण दे दें, एक मुहावरा है, महातीन की टेढ़िया। देखिए, अवधि ऐसे बोली जाती है। अब महातीन की टेढ़िया, महातीन की टेढ़िया नहीं, महातीन की टेढ़िया, की को की, ये अवधि का उच्चारण है। लड़कवा से कहा गाय गोबर ले आवे, ये अवधि है। लड़कवा से कहो, से की जगह से कहो गाय का गोबर ले आवे, गाय का गोबर नहीं, गाय का गोबर ले आवे, तने आंगन लीप दे, ये अवधि है। कुछ भोजपुरी का इसमें पुट भी है। तो वैसे ही सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है, सयानी में नी का उच्चारण लघु कर दिया, है का उच्चारण लघु कर दिया। ये सारी मात्रा पतन अवधि की प्रकृति में आते हैं या माने जा सकते हैं। हम तुलसीदास का सम्मान करते हुए मान सकते हैं कि ये अवधि भाषा का आग्रह सयानी है। आगे सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। अब जानकी को जानकी करने का अधिकार किसी को नहीं, न अवधि को है न ब्रजभाषा को। जानकी को अगर जानकी कर दिया तो ये निश्चित रूप से मात्रा पतन है, चाहे वो तुलसीदास करें, चाहे आप करें, चाहे हम करें, कोई। ये मात्रा पतन है जो कवि ने किया है, मात्रा को गिराया है। नरोत्तम दास का एक देखिए, सुदामा चरित में वो कहते हैं, सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं,
क्या था उनके, द्वारिका था नाम, अच्छा, कृष्ण जी की पुरी का नाम। तो वो कहते हैं द्वारिकापुरी का नाम है, नामवाचक संज्ञा है। और नरोत्तम दास ने सवैया में अपने लिखा है, द्वारिका जाहुजु द्वारिका जाहुजु, आठहु जाम यहाई रट यहाई झक तोरे। द्वारिका जाहुजु, द्वारिका की जगह द्वारिक, यहाँ सवैया का आग्रह है, गुरु लघु लघु, द्वारिक जाहु जू, जू की जगह जू। अब जू की जगह जू जो है ये अवधि का आग्रह है, अवधि में ऐसा बोला जाता है, लेकिन द्वारिका को द्वारिक नहीं बोला जाता। यहाँ पर कवि ने मात्रा पतन किया है। द्वारिका जाहुजू आठहु जाम यहाई झक तोरे। यहाँ पर आप देखें तो कवि ने मात्रा पतन किया है। तो हम भाषागत उच्चारण को तो स्वीकार करेंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं गुरु को लघु करने का आग्रह है तो उसको मात्रा पतन के रूप में ही देखेंगे। मात्रा माने मात्रा, पतन माने गिरावट, मात्रा में गिरावट, मात्रा पतन। और बड़े बड़े कवि चूंकि मात्रा पतन करते हैं, महाकवियों ने किया है, बड़े बड़े गीत हैं, काव्यों में, प्रार्थनाओं में, कीर्तनों में, भजनों में, और फिल्मी गानों को तो छोड़ दीजिए, वहां तो कोई बंधन नहीं है। लोगों ने, महान कवियों ने मात्रा पतन किया है, तो हम उसको एक उनके प्रयोग करने के कारण उसको कविता का गुण नहीं मानेंगे, लेकिन पचाएंगे तो उसे पचनीय तो मानना पड़ेगा। मात्रा पतन पचनीय हो जाता है और उसको एक कवि की छूट के रूप में ही लिया जाएगा, कविता के गुण के रूप में नहीं लिया जाएगा। फिर भी वो छूट कहाँ तक ली जाती है, इसको समझने के लिए थोड़े संकेत हम दे रहे हैं कि जैसे एक वर्णीय शब्द, जहां पर एक ही वर्ण हो शब्द में, वहां पर मात्रा पतन बहुत कम खटकता है, अवरोध कम डालता है। खटकना माने अवरोध डालना, कम खटकता है। जब दो वर्णों में होता है तो उसकी अपेक्षा कुछ अधिक खटकने लगता है। तीन वर्णों के शब्द में, त्रिवर्णीय शब्द में जब ये होता है तो और अधिक खटकता है, और त्रिवर्णीय शब्द में अंतिम वर्ण में हो तो कम, बीच के वर्ण में अगर मात्रा पतन हो तो बहुत ही अधिक खटकता है, वर्जनीय होता है, नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण रस खान का देखिए, मानुष हो तो वही रस खान, हो तो एक वर्णी है, कहने में कुछ भी नहीं लगा, मानुष हो तो वही रस खान, और वो अवधि की प्रकृति बन गई। बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, के का मात्रा पता, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो। अब मेरो का मेरो जो किया वो द्विवर्णीय है, लेकिन द्विवर्णीय में मात्रा पतन होने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा है। मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, चरो नित्य नंद की जगह की हो गया। तो ज्यादातर एक वर्णी जो है बोलने में खटकते कम है, मात्रा पतन करके हम बोल लेते हैं। लेकिन तीन वर्णों के शब्दों में जब मात्रा पतन होता है तो कुछ अधिक खटकता है। जैसे सुनि सुंदर बैन सुधा रस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, सयानी जानकी जानी भली, तीन तीन और दो वर्ण के शब्द आए हैं, तो उनमें ये मात्रा पतन अपेक्षाकृत कुछ अधिक अवरोध डालता है, और इससे अधिक मात्रा पतन तो फिर कवि की मनमानी होगी, नहीं करना चाहिए। मैं अंत में ये कहूंगा कि मात्रा पतन अगर मूलतः देखा जाए तो कविता में नहीं होना चाहिए, चाहे वर्णिक छंद हो चाहे मात्रिक छंद हो, कहीं भी मान्य नहीं है। और हम कवियों को अधिकतम प्रयास करना चाहिए कि मात्रा पतन न हो। मात्रा पतन एक छूट है, किंतु अनुकरणीय गुण कोई कविता का नहीं है। इस रूप में ही हम इसको पचा सकते हैं। बस इतना ही मुझको मात्रा पतन के विषय में कहना है। और अब आती है कलन की बात। कलन हम करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारा
जो छंद है, कलन माने मात्राओं की गणना, एक पंक्ति में गणना जो की जाती है वो कलन होती है। पिछले दिन मैंने किया था बिनु पग चले सुनई बिनु पान। आज हम एक छोटा सा संदेह है, छोटा सा संदेह है जी जी, छोटा सा संदेह है, डाउट संदेह है। अच्छा बोल। हाँ, मात्रा में पतन यहीं पर हुआ है बोलकर आप कैसे कह सकते हैं? यानी आपको एक सवय में इतनी मात्राएं होने चाहिए, ये जानने के बाद मालूम होगा या कैसे पता चले? जब अभी यही बताएंगे आपको कि जब लय में पंक्ति को पढ़ेंगे तो पंक्ति को लय में लाने के लिए किसी गुरु को लघु करना पड़ जाता है, वो मात्रा पतन होता है। शेष आपके तब स्पष्ट हो जाएगा जब हम छंदों पे अलग अलग चर्चा करें। आज इतना ही काफी है, नहीं तो उस विषय में फिर चले जाएंगे तो समय की कमी पड़ जाएगी। अब मात्रा कलन लय में पढ़िए, और लय में पढ़ने के लिए हमको गिराना पड़ेगा, उसको बिना गिराए हम पढ़ ही नहीं सकते। जहां गिराना पड़ा वही मात्रा पतन हो गया। मोटी बात लीजिए, महीन बात छोड़ दीजिए। अब आता है कलन। तो वर्णिक कलन तो बहुत आसान है। वर्णिक कलन का मतलब है एक एक वर्ण की मात्राएं गिन लीजिए, पूरा कलन हो जाएगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, सुन लीजिए। कि शांत अगाध नदी बहती, पर क्षुद्र नदी चलती करती रव। शांत 2 1, अगाध 1 2 1, नदी 1 2, बहती 1 1 2। शांत अगाध नदी बहती, पर 1 1, क्षुद्र 2 1, नदी फिर 1 2, चलती 1 1 2, करती 1 1 2, रव 1 1। ये 1 1 2 को हम कलन में लघु और गुरु के रूप में लेते हैं, ला और गा के रूप में, तो हमको ज्यादा सुविधा रहती है। उसकी लय को भी हम देख लेते हैं कैसे। तो कैसे कहेंगे? शांत गाल, अगाध लगाल। अब देखिए दोनों में समानता आ रही है। अगाध लगाल, शांत अगाध, नदी लगा, बहती ललगा। शांत अगाध नदी बहती, पर लल, क्षुद्र गाल, नदी लगा, करती ललगा, चलती ललगा, रव लल। इस प्रकार कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद में गौर करिए, सूक्ष्मता से देखिए, तो आप देखेंगे कि एक ही वर्ण समूह की पुनरावृत्ति बराबर होती है। क्या क्या होती है वो भी मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, क्योंकि श्याम पट का हम प्रयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। अगर तकनीकी सुविधा हमको मिल गई, ज्ञान हो गया मुझको, तो मैं बोर्ड पर भी बात करूंगा आपसे। उच्चारण में देखिए, शांत गालल, गाधन गालल, दीबह ती। इस प्रकार देखते जाइए। तो शांत अगाध नदी बहती, पर क्षुद्र नदी कर तीरव। गालल 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 8 बार आ गए, तो कहने में हमको यह आसानी हो गई। गालल 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 4 बार, गालल 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 गालल। अब आपने देखा, जब हमने लघु गुरु का प्रयोग ला गा के रूप में किया, 1 2 के रूप में नहीं किया, तो लय भी सध गई, बात भी समझ में जल्दी आ गई। इसलिए हम इस लगावली का प्रयोग करेंगे। इसका नाम है लगावली। इसका प्रयोग हम अपनी चर्चा में अधिक करेंगे, और जहां गिनतियां बतानी होगी वहां 1 2 भी कर देंगे, जैसा जहां उचित। तो ये क्या हो गया? यह एक पंक्ति का, काव्य की पंक्ति का कलन हो गया, जिसमें एक वर्ण की एक मात्रा ली गई, 2 वर्णों को एक में नहीं जोड़ा गया। इसलिए इसको कहेंगे वर्णिक कलन। और वर्णिक कलन वही किया जाएगा जहां वर्णिक छंद होगा। यह पंक्ति वर्णिक छंद किरीट सवैया की है। अब किरीट सवैया वर्णिक है तो उसका कलन वर्णिक हो गया। दूसरा देखिए, वाचिक कलन। वाचिक कलन में हम उच्चारण के अनुरूप 2 वर्णों को एक में मिला लेते हैं। जैसे विमल, ये कमल ले लीजिए, कमल। कमल का जब आप उच्चारण करेंगे तो क और मल के बीच में एक नन्हा सा विराम होगा, बहुत नन्हा सा।
कमल। और अगर वो विराम माँ के बाद देना चाहें, कम को एक साथ पढ़ें और ला को एक साथ पढ़ें तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। कमल का उच्चारण कभी कम ल नहीं होगा, कमल का उच्चारण सदैव कमल होगा, कमल। ये सूक्ष्म बात है। तीन वर्ण, तीन लघु वर्णों के जितने भी शब्द हैं उनका जब भी उच्चारण आप करेंगे तो पहला वर्ण अलग होगा, शेष दो वर्ण एक में मिल जाएंगे। कमल, सुघर, पवन, वसन, इन सब में आप देख रहे हैं कि पहला वर्ण अलग हो गया और दूसरा और तीसरा वर्ण एक में मिल गया। दूसरा और तीसरा वर्ण जब एक में मिल गया तो वो गुर हो गया। जब दो लघु को मिला के एक गुर बना लेंगे तो इसको कहेंगे वाचिक भार। तो कमल का वाचिक भार क्या होगा? 1 2। वर्णिक भार क्या होगा? 1 1 1। अगर उसको हम लगावली में कहें तो कमल का भार होगा ल ल ल ललल। और जब उसका हम वाचिक भार लेंगे तो वो हो जाएगा लगा कमल। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं, बाकी आपको पुस्तकों मिल जाएंगे। मैं अपनी पुस्तक की बार बार चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो अन्यथा आप ले लेंगे, पुस्तकों में सब मिलता रहेगा। अब आप वाचिक कलन के लिए एक पंक्ति ले लीजिए। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये मातृ छंद है, प्रार्थना की एक पंक्ति ले रहे हैं और इसमें हे गा, प्रभो लगा, आनंद गा गाल, दाता गा गा, ज्ञान गाल, हमको ललगा, दीजिए गालगा। अब वो जो ललगा है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको, हमको तो हा वहां मिलके वाचिक भार में एक हो जाएंगे, यानी एक एक मिलके दो हो जाएंगे, तो हमको का उच्चारण गागा हो जाए। ये उसमें वर्णिक कलन में और वाचिक कलन में अंतर। अब हम वाचिक कलन, वाचिक माने बोलना, वाचन माने बोलना, तो वाचिक कलन माने बोलने में जैसा मात्रा भार आता है वैसा हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, मैं हमको का मात्रा भार ल ल गा न होकर के गागा हो जाए। और तब पूरी पंक्ति के मात्राओं पे ध्यान दीजिए, तो वो हम उच्चारण के द्वारा ही आपको पहुंचा रहे हैं। देखिएगा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आ गाल गागा, नंद दाता गाल गागा, ज्ञान हमको गाल गागा, दीजिए गाल गा। एक साथ बोलिए, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा के देखिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। अब ये कलन हो गया इस पंक्ति का। इसी प्रकार हम किसी भी काव्य पंक्ति का वाचिक कलन कर सकते हैं जो उच्चारण के अनुरूप होता है। उसमें अलग अलग वर्णों के मात्रा भार को न लेकर के उच्चारण के अनुरूप दो वर्णों के मात्रा भार को एक में मिला के लिया जाता है। वर्णिक कलन के बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं। कहीं कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, जो वर्ण है उसका भार ही रख दीजिए, वर्णिक कलन हो जाएगा। लेकिन वाचिक कलन में हमको उच्चारण पे विशेष ध्यान देना पड़ता है और समझना पड़ता है कि किस शब्द का वाचिक भार क्या होगा। वाचिक भार सबके भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पनघट है, पनघट। अब कोई कहे नहीं प नघट, ऐसा उच्चारण कभी हो ही नहीं सकता। पनघट नहीं हो सकता, पनघट होगा, यानी पन एक में मिल जाएगा, घट एक में मिल जाएगा, तो वाचिक भार क्या होगा? दो दो, यानी गा गा। ऐसे ही
विचलित, अभिरुचि, इन सब के भार क्या होंगे? 2-2 होंगे। कोई इनको तोड़ के कहे हम 1-3 ले लें या 3-1 ले लें, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? उच्चारण उसके अनुरूप नहीं है। उच्चारण जिसके अनुरूप है वही वाचिक भार लिया जाए। कहीं कहीं पर बड़ी जटिलताएं होती हैं, जैसे सुपरिचित। अब कोई कहे सुपरिचित या सुपरिचित, ये विग्रह नहीं हो सकता। सुपरिचित में सु अलग है और परिचित अलग है। उच्चारण में बारीकी है, सूक्ष्मता है। सुपरिचित के उच्चारण को देखिए तो सुपरिचित 1-2-2 होगा। इसी प्रकार अविकसित, अविकसित ऐसा उच्चारण हम करते हैं, 1-2-2 होगा, यानी लगा गागा हो। लेकिन इसके विपरीत देखें, ऐसे ही 5 लघु, अनुगमन, अवनमन। तो अनु एक में है, गमन अलग। यहाँ पर अनु का भार 2 और गमन का 1-2 हो जाएगा, क्योंकि 3 लघु में सदैव बताया है 1-2 होता है। तो 2-1-2 हो गया या गालगा हो गया। अब सुपरिचित में भी 5 लघु हैं और अनुगमन में भी 5 लघु हैं, लेकिन उच्चारण के आग्रह से सुपरिचित का उच्चारण है सुपरिचित, 1-2-2 ल गा गा। जबकि अनुगमन का उच्चारण आग्रह है अनुगमन, अनु गा और गमन लगा, तो अनुगमन हो गया गालगा। एक उदाहरण दे के हमने इतना बता दिया और यहीं पर अब इस बात को समाप्त करते हैं। आते हैं तुकांत विधान पे। तुकांत विधान का महत्व संस्कृत के काव्य में ना के बराबर है। यूं मान के चले बिल्कुल नहीं। संस्कृत के छंदों में तुकांत को कोई महत्व ही नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदी में तुकांत का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोगों ने बिना तुकांत के छंद लिखने का प्रयास किया, वो भी वंदनीय है, लेकिन वो ना के बराबर है। जैसे वो हैं हरिओध जी, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, तो हरिओध जी ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने अतुकांत छंद में एक खंड का भी लिखा, लेकिन बहुत ज्यादा वो कोई अपनी पहचान नहीं बना पाया, जिसकी नकल और लोग करते, जिसका अनुकरण करते, उसका आगे कोई अनुकरण नहीं। तो हिंदी छंदों में तुकांत का बहुत बड़ा महत्व। तुकांत क्या है कि काव्य पंक्तियों के अंत में जो समानता होती है उसको हम तुकांत कहते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात उदाहरण से ज्यादा समझ में आती है और सूत्रों से कम आती है। सूत्र तो बाद में याद रखने के लिए होते हैं, समझने के लिए उदाहरण ही बढ़िया होता है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। रोटियां चाहिए। मैं जब पढ़ूंगा तो पंक्ति के आखिरी भाग को ध्यान से सुनिएगा, और चाहे ध्यान से सुने या न सुने। रोटियां चाहिए कुछ घरों के लिए, रोजियां चाहिए कुछ करों के लिए, काम है और भी जिंदगी में बहुत, मत बहाओ और दिल पत्थरों के लिए। ये 4 पंक्तियां हैं, इनसे मुक्तक बनता है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में आया है घरों के लिए, करों के लिए और पत्थरों के लिए। तीसरी पंक्ति में आया है काम है और भी जिंदगी में बहुत। कोई तालमेल ही नहीं है, कोई समानता ही नहीं है। तो मुक्तक में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति का अंतिम भाग समान होता है, तुकांत होता है, और तीसरी पंक्ति में तुकांत नहीं होता है। तो हम पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति का जो तुकांत है उसको ध्यान से देखेंगे। घरों के लिए, करों के लिए और फिर पत्थरों के लिए में से हम उतना अंश ले लें जो ऊपर से मेल खाता है, यानी थरों के लिए, घरों के लिए, करों के लिए और थरों के लिए। इसमें हमको समानता दिखाई दे रही है। इस समानता को भी और गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक के प्रारंभ में एक व्यंजन है।
उस व्यंजन को अलग कर दें तो देखें शेष भाग क्या बचता है। घरों के लिए घ घ हलंत वाला, घ अरों के लिए, क अरों के लिए, ख अरों के लिए। घ अरों से घरों बना, क अरों से करों बना, थ अरों से थरों बना। तो तीनों पंक्तियों में हम क्या देखते हैं कि व्यंजन प्रारंभ में आ रहे हैं। घरों के लिए में घा आ रहा है, करों के लिए में का आ रहा है, थरों के लिए में था आ रहा है। तीन व्यंजन अलग अलग आ रहे हैं और इन व्यंजनों के बाद जो आ रहा है वह अंश एक ही है। क्या अंश है? अरों के लिए। अरों के लिए परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो ज्यों का त्यों तीनों पंक्तियों में बार बार आ रहा है। जो ये अंश एक जैसा बार बार आता है यानी परिवर्तित नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होता उसको अचर कहते हैं। तो ये अचर हो गया, अरों के लिए अचर हो गया। और उसके पहले जो घ क और थ आए हैं वो बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। जो परिवर्तित होता है उसको चर कहते हैं। तो व्यंजन के रूप में जो पहले आ रहे हैं और बराबर बदल रहे हैं उनको हम कहेंगे चर, और बाद का अंश जो है अरों के लिए उसको कहेंगे अचर। चर और अचर को मिला करके शुद्ध तुकांत बनता है। घ क और थ ये चर हो गए और इनके बाद एक ही अंश जुड़ता गया, अरों के लिए अरों के लिए अरों के लिए, तो ये तुकांत बन गया। और तुकांत में जो अरों के लिए है वास्तव में इसी को तुकांत कहते हैं। ये चर और अचर का एक सिद्धांत है, ये विशेष रूप से हमने ही इसको मान्यता दी है और इसको सुविधाजनक पाया है लोगों को समझाने के लिए। अन्यथा जो अरों के लिए है इसमें भी दो अंश हैं। एक है अरों, अरों शब्द नहीं है, शब्दांश है। शब्दांश का प्रारंभ स्वर से होता है। घरों से निकला शब्दांश अरों, करों से निकला अरों, थरों से निकला अरों। ये जो अरों सबसे निकाल लिया हमने, यह शब्दांश है, शब्द का अंश है। इस शब्दांश को हम समांत कहते हैं। और के लिए पूरे पूरे शब्द हैं, के एक शब्द है, लिए एक शब्द है। तो समांत के बाद जो पूरे पूरे शब्द आते हैं उन शब्दों को हम पदांत कहते हैं। तो समांत क्या हो गया? अरों। अब पदांत क्या हो गया? के लिए। और समांत और पदांत को मिला के क्या हो गया? पूरा तुकांत हो गया अरों के लिए। इस प्रकार जहां पर तुकांत का नियम पालन होगा वो शुद्ध तुकांत होगा और उस तुकांत को हम श्रेष्ठ तुकांत या अनुकरणीय तुकांत कहेंगे। जैसे एक और उदाहरण दें, चलिए थोड़ा रुक के देंगे। तो ये हो गया अनुकरणीय तुकांत। लेकिन तुकांत में गड़बड़ियां भी होती हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने तुकांत के 4 प्रकार दिए हैं। पहला प्रकार है जिसको कहते हैं वर्जनीय तुकांत। जैसे कुछ लोग बिना स्वर के ही अंत में समानता को मान लेते हैं, जैसे प्रतिरोध, अवरोध, अनुरोध। इनमें सब में रोध है, लेकिन रोध होने के बाद भी ये तुकांत नहीं है, क्योंकि इसका प्रारंभ स्वर से नहीं हुआ है। जैसे आपने अभी देखा था अरों के लिए, तो आ स्वर है, स्वर से उसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है। तो ये प्रतिरोध, अवरोध, गतिरोध, ये तुकांत वर्जनीय अमान्य। कुछ लोग आकार को भी तुकांत देते हैं, जब ढूंढ नहीं मिलता है दोहा वगैरह में तो आखिर में ऐसा मिला देते हैं। जैसे अधीर पर हमने मिला दिया दधीच, लीक पर मिला दिया नीच। तो लीक और नीच में का और चा का कोई तुक नहीं, फिर भी वो आग्रह करते हैं कि का में आ है, अकार है, और चा में अकार है, अकार की समानता हो गई तो ये समांत हो गया। यह समांत नितांत वर्जनीय है, बिल्कुल मान्य नहीं, दुराग्रह। कभी कभी अनुनासिक के साथ
थोड़ा सा अनुचित व्यवहार हो जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखते। जैसे गांव के साथ हमने मिलाया कांव, तो गांव और कांव मिला करके आम हो गया समान। आम में आ के ऊपर चंद्र बिंदु है यानी अनुनासिक है। गांव पे आव, ठाव, और उसी में हमने मिला दिया चाव या नाव, इनमें अनुनासिक है नहीं। तो जिनमें अनुनासिक नहीं है उनको भी उसी के साथ में रख दिया। यह तुकांत नितांत वर्जनीय है, इसको कोई भी स्वीकृति नहीं। एक चीज में बताएं, जो अक्सर उच्चारण में लोग गलती कर जाते हैं, अब मैं चूंकि काव्य शास्त्र की बात कर रहा हूं तो गलती ही करूंगा। जैसे चाखा पर तुलसीदास ने कहीं प्रयोग किया है भाखा का, तो बिल्कुल सही है, अवधि में चाखा भाखा, लेकिन भाखा को शुद्ध करके लोग पढ़ देते हैं भाषा, तो वो फिर तुकांत नहीं रह जाए। यही नहीं, सा, शा और शा, 3 शाह हैं हिंदी में, ये अलग अलग हैं। इनको एक जैसा मान के अगर किसी ने तुकांत मिला दिया तो वो भी अशुद्ध होगा, अमान्य होगा। कहीं कहीं ऐसे ही ऋ के साथ में भ्रम हो जाता है लोगों को कि चित्र मित्र का तुकांत मिला रहे हैं और उसी में पितृ का तुकांत मिला दिया, तो पितृ के ता में ऋ है और चित्र मित्र में ता में रकार है, तो दोनों असमान हो गए, ये भी तुकांत नहीं मिलाया जाएगा। इस प्रकार के जो भी तुकांत हैं वो वर्जनीय कोट में आते हैं। कुछ तुकांत ऐसे हैं जो मान्य हिंदी में श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको पचा लेते हैं, उनको हम पचनीय तुकांत कहते हैं। जैसे केवल स्वर का तुकांत आ, जैसे देखा, चाहा, पाया, तो देखा में खा, चाहा में हा, पाया में या, लेकिन इन तीनों में आ है, बड़ा आ अंत में आ रहा है, तो उस केवल स्वर को हम तुकांत मान लेते हैं। यह भी उच्च कोटि का श्रेष्ठ तुकांत नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, लेकिन ये पचनीय है। यहाँ पर ये भी बता दें, उर्दू में इसको पूरी मान्यता है। उर्दू में केवल स्वर के तुकांत को पूरे सम्मान के साथ देखा जाता है, लेकिन हिंदी में ये श्रेष्ठ तुकांत नहीं माना जाता, केवल पचनीय है, हम पचा लेते हैं। ऐसे ही कभी कभी जो हमने आपको समझाया था कि चर बराबर बदलना चाहिए, अचर कभी भी बदलना नहीं चाहिए। जैसे घरों के लिए, करों के लिए, थरों के लिए, तो घा का खा बराबर बदल रहे हैं, ये चर हैं, और अरों के लिए कभी नहीं बदल रहा है। अब इसमें कभी कभी लोग वही व्यंजन दोबारा प्रयोग कर देते हैं। जैसे किसी ने कहा कार चाहिए, फिर कहा हार चाहिए, और दोबारा फिर कह दिया कार चाहिए, तो अब कार 2 बार अगर आ गया तो ये अनुचित है। लेकिन लोग कह देते हैं कि भाई अर्थ बदल गया, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। तो और वो कहने वाले भी श्रेष्ठ कवि हैं, महाकवि हैं, सम्मानित कवि हैं, तो हम इसको पचनीय कोटि में रख देते हैं, लेकिन अनुकरणीय यह भी नहीं। इसका मतलब ये समझ लीजिए, जैसे किसी ने कहा व्यवहार चाहिए, प्रतिकार चाहिए, उपचार चाहिए, तो व्यवहार, प्रतिकार, उपचार, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। व्यवहार, प्रतिकार और उपचार, हार, चार, सही है, हार और कार, लेकिन उपचार में 4 है। लेकिन अगर इसी में अधिकार का हम फिर प्रयोग कर दें, तो प्रतिकार में कार था, अधिकार में भी कार आ गया। अर्थ की भिन्नता से लोग इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन वो स्वीकृति बस ऐसी है कि पचाई जा सकती है, लेकिन अनुकरण करना उसका उचित नहीं। अनुकरणीय तुकांत क्या है? जिसकी हमने समुचित व्याख्या की अभी, वही अनुकरणीय तुकांत है, जिसमें चर बराबर बदलता हो और अचर स्थिर रहता हो, उसको हम अनुकरणीय तुकांत कहते हैं। आपने अभी देखा घरों के लिए, करों के लिए और थरों के लिए,
पत्थरों का हमने थरों निकाल लिया अलग समझाने के लिए। एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको, थोड़ा मन बदल जाएगा, सुनिएगा। कि आप आए विहग चहचहाने लगे, झूम सारे विटप लहलहाने लगे, डूब आनंद में ओम नीरव हुआ, खिल गए उर कमल महमहाने लगे। अब इसके अंत में क्या है? चहचहाने लगे, लहलहाने लगे, महमहाने लगे। तो हर एक में आ रहा है आहाने लगे। आहाने लगे सभी में उभयनिष्ठ है, अपरिवर्तित है। ये क्या है? अचर है। और उससे पहले जो व्यंजन आ रहा है वो सब में अलग अलग है। चहाने लगे, लहाने लगे, महाने लगे, चाहा मा क्या आया है। तो इस तरीके के जो शुद्ध तुकांत हैं, जिनमें चर बराबर बदलता रहता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती और अचर स्थिर रहता है, ऐसे तुकांतों को हम अनुकरणीय तुकांत मानेंगे। और वास्तव में यही तुकांत हैं। एक अच्छे रचनाकार को अपनी दुर्बलता को स्वीकृति देने के लिए ये पचनीय तुकांतों का सहारा नहीं लेना चाहिए, शुद्ध तुकांतों का ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही श्रेष्ठ कवियों ने, महान कवियों ने ऐसे प्रयोग किए हैं तो उसको सम्मान देना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। चौथी कोटि तुकांत की है ललित तुकांत, जिसमें अतिरिक्त लालित्य पैदा किया जाता है। अभी जो उदाहरण हमने दिया है, चहचहाने लगे, लहलहाने लगे, महमहाने लगे, तो इसमें आहाने लगे पर्याप्त था। हम चाहते तो तुकांत मिलाने में कहीं नहाने लगे कर देते, बहाने लगे, लेकिन तीनों में हमने क्या किया? चहचहाने लगे, लहलहाने लगे, महमहाने लगे, यानी जो तुकांत है उसके अतिरिक्त भी हमने उसके भीतर एक सौंदर्य पैदा कर दिया। तुकांत के पीछे भी एक हमने समानता पैदा कर दी, तो वो अतिरिक्त समानता जो है लालित्य उत्पन्न करती है। ऐसे तुकांतों को हम ललित तुकांत कहते हैं। और ललित तुकांत का एक और है प्रयोग, जैसे कि अंत में तो तुकांत मिलाते ही हैं, लेकिन उसके पहले भी पंक्ति में अनिवार्य नहीं है, फिर भी तुकांत को मिलाते चलते हैं। जैसे एक उदाहरण है, सुनिएगा। कि पात्र कुपात्र जहां धृतराष्ट्र स्वराष्ट्र को मात्र फिर हथि आए। अब देखिएगा कि नीति अनीति प्रतीति नहीं, पद प्रीति की भीति में भीति गंवाए। हथियाए के बाद गंवाए मिलाना पर्याप्त है, अनिवार्यता इतनी है। लेकिन उस पंक्ति में देखिए कितने और समांत मिलाए गए। नीति अनीति प्रतीति नहीं, पद प्रीति की भीति में भीति गंवाए। ईति ईति ईति, इनको हम कहते हैं आंतरिक तुकांत। ऐसा आंतरिक तुकांत मिला देने से कविता में अतिरिक्त सौंदर्य आ जाता है, जो तुकांत के लिए अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा करने से बहुत सौंदर्य आ जाता है। और कवि, अच्छे कवि इसका खूब अपनी रचनाओं में प्रयोग करते हैं, और ऐसे तुकांत को ललित तुकांत कहते हैं। अब इसी की और पंक्ति देखें कि ताज के काज समाज पे गाज, गिरे बिनु नैन बचे न बचाए। ताज के काज समाज, आज आज 3 बार आ गया। और ताज के काज समाज पे काज, गिरे बिनु नैन बचे न बचाए। नैन और बचाए न, बचाए न, ये भी एक सौंदर्य है। और अंतिम पंक्ति देखें कि भीतर बाहर आंधर आंधर ताघर, मूर्ख राह दिखाए। कि भीतर बाहर, अर देखिए कितना आ रहा है, भीतर बाहर आंधर आंधर, ये समानता है और सौंदर्य पैदा कर रही है। तो ऐसे सौंदर्य जब पैदा किए जाते हैं तो ललित तुकांत होता है। ये 4 प्रकार के तुकांत मैंने बताए। वर्जनीय बिल्कुल मत प्रयोग करिए, पचनीय दूसरे ने किया है बड़े कवियों ने, तो उनसे उनका विरोध मत करिए, उसे पचा लीजिए। अनुकरणीय, अपनी रचना में अनुकरणीय तुकांतों का ही प्रयोग करिए। ललित, ललित तुकांत कविता में अधिकाधिक सौंदर्य पैदा करने के लिए ऐसे तुकांतों का, यानी तुकांत में लालित उत्पन्न करने का भी प्रयास कीजिए। ऐसा मेरा आग्रह है, जिसे मैंने इस वर्गीकरण में रखा है। और अंत में यही कहूँगा कि तुकांत
कोई समस्या नहीं है, कविता की रचना में कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक तरीके की ये एक साधक युक्ति है। साधक कैसे है कि तुकांत जब मिला देते हैं तो कविता याद रहती है, पढ़ने वाले को, खुद को भी याद रहती है कि अरे भाई इस तुकांत पे अगली पंक्ति कौन थी, याद आ जाएगी एक बार। दूसरी बात, तुकांत मिला के जब पढ़ो तो आनंद भी बहुत आता है। तीसरी बात, तुकांत मिलाने के उद्देश्य से कभी 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 ऐसी कल्पनाएं कर जाता है जो वो वैसे कर ही नहीं सकता था। नए नए बिंब, नए नए उपमान, नई नई युक्तियां ढूंढता है तुकांत को मिलाने के लिए। तो कविता में कभी कभी ऐसी कल्पनाएं, ऐसे ऐसे बिंब उभर के आ जाते हैं जो केवल तुकांत के कारण आए हैं। अगर तुकांत का आग्रह न होता तो वो चीजें उस कविता में आने नहीं पाती। इस प्रकार तुकांत पाठक के लिए और रचनाकार दोनों के लिए साधक है, उसे कभी भी बाधक न समझे। बस ये है कि उसको समझ करके और जो उसकी मर्यादा है, जो उसका आग्रह है, उसके अंतर्गत ही अपने सृजन को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार ये कार्य चलता रहेगा। 1 मिनट में और लेता हूँ, फिर आपकी बात सुनूंगा। आपके जो भी प्रश्न हैं उत्तर में देने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, और इसके बाद भी आप जब चाहें हमें आप फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जो मुझे ज्ञान है, माँ का प्रसाद जो मेरे पास है, मैं बराबर बात करता रहूँगा, और नहीं ज्ञात होगा तो मैं दूसरों से जानकारी प्राप्त करूंगा। आपसे कुछ मिलेगा तो उसे मैं स्वीकार करूंगा। अंत में तुकांत मिलाने की कला मैं जरूर बताना चाहता हूँ। वो थोड़ी हास्यास्पद लगेगी कहीं कहीं कि क्या बता रहे हैं, लेकिन साधना में बड़ी उपयोगी होती है। जब तुकांत कठिन होता है तो ये जो युक्ति है बहुत काम आती है। जैसे आपने कहीं तुकांत मिलाया कि खाइए और जाइए, पंक्ति के अंत में आया खाइए और जाइए। अब आपका तुकांत हो गया आइए, तो अन्य तुकांत कैसे ढूंढेंगे, यानी वो शब्द कैसे ढूंढेंगे जिनमें ये तुकांत हो। उन शब्दों को कहते हैं समांतक शब्द, या केवल समांतक भी कह सकते हैं। तो और समांतक कैसे ढूंढेंगे? आइए समांत के समांतक ढूंढने के लिए का से शुरू करिए। खाइए, खाइए, गाइए, घाइए, चाहिए, छाइए, जाइए, ऐसे बोलते चले जाइए। बोलिए नहीं, मन में सोचिए। और इन शब्दों में जो सार्थक शब्द हैं उनको निकाल लीजिए। जैसे खाइए कोई अर्थ ही नहीं, हटा दिया। खाइए सार्थक है, गाइए सार्थक है, घाइए निकाल दिया, चाहिए निकाल दिया, छाइए है तो जाइए भी है, और झाइए शब्द है नहीं, हटा दीजिए। टाइए नहीं है, हटा दिया। जो शब्द निरर्थक है उनको हटा दिए, जो सार्थक शब्द हैं वो ले लिए। इस प्रकार एक सार्थक शब्दों की सूची बन जाएगी, और ये समांतक आप अपनी कविता में प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बहुत साधारण मैंने उदाहरण लिया, कठिन उदाहरण भी इससे ले सकते हैं। जैसे साध्य और बाध्य लिया, तो साध्य और बाध्य के बाद में अब कितने समांतक शब्द मिलेंगे? इसके लिए काध्य, खाद्य, गाध्य करके अंत तक चले जाइए कहते हुए जो सार्थक शब्द मिले उनको चुन लीजिए, और देखिए कि आध्य में कितने तुकांतक शब्द यानी समांतक शब्द आपको प्राप्त होते हैं। फिर ये देखिए कि आपकी रचना के हिसाब से उसके अनुसार कितने शब्द चाहिए। जैसे मुक्तक में 3 चाहिए, मात्रिक छंदों में 2-2 पंक्तियों का तुकांत होता है, केवल 2 चाहिए होते हैं। 26 या 26 से अधिक नहीं, क्षमा करें, 22 या 22 से अधिक वर्णों वाले छंदों में प्रायः चारों चरण जो हैं वो तुकांत होते हैं, तो वहां पर 4 समांत चाहिए होते हैं। गीतिका लिखने में कम से कम 5 युग्म होते हैं, जिसमें पहले में 2, अन्य में 1-1, कुल मिला के 6 तुकांत होते हैं। गजल में 6 तुकांत होते हैं। गीत में कितने होंगे ये गीत की संरचना पर निर्भर करेगा। तो आप पहले ये देख लीजिए कि हमारी रचना में कितने तुकांत चाहिए, उतने तुकांत क्या हमको मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो उस तुकांत का मोह त्याग दीजिए। लाएंगे कहाँ से? फिर उल्टा सीधा प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से तुकांतों की खोज की जा सकती है, और अपनी रचना के अनुरूप देखा जा सकता है कि तुकांत उतने उपलब्ध हैं या नहीं है। अगर उपलब्ध हैं तभी रचना कीजिए। साधारण तुकांत आइए जाइए तो बहुत होते हैं,
जैसे एक उदाहरण दिया, इस पे देखिएगा कितने, जैसे सिद्ध, गिद्ध, अब इस पे ढूंढिए तो एक हो सकता है विद्ध मिल जाए, विद्ध माने विधा हुआ, घायल। अब तीसरा ढूंढिए, तीसरा ढूंढे नहीं मिलेगा, तो गिद्ध, सिद्ध, विद्ध, इन पर आप 3 तुकांत वाली रचना कर सकते हैं, 2 वाली कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक तुकांत वाली रचना नहीं कर सकते, यानी मुक्तक आप लिख सकते हैं बस। या मातृक छंद में 2 पंक्तियों में अगर तुकांत का प्रयोग करना है तो इद्ध का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने तुकांतों की वैज्ञानिक ढंग से भी आप खोज कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि मात्रा ज्ञान और तुकांत का प्रयोग करते हुए छंद रचना जब आगे बढ़ेगी तो बहुत ही सुविधा छंदों को समझने रहेगी और छंदों की रचना में एक नया निखार आएगा। इन शब्दों के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूँ। यदि कोई प्रश्न है तो पूछिएगा, और केवल विषय से ही संबंधित प्रश्न पूछिएगा, ये मेरा अनुरोध है। आपके प्रश्नों का स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही मिश्रा जी। मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं प्रश्नों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नहीं कैलाश, डॉक्टर कैलाश मिश्रा जी कुछ शायद बोल रहे थे। अच्छा, हाँ जी, आवाज किसी की नहीं आई मुझको। नहीं आ रही मेरे को, शोर हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। उसकी जगह यांत्रिक स्वर आ रहा है। डॉक्टर कैलाश मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मैं बोलना ही चाहा, प्रणाम किया खाली मैंने। अच्छा। गुरुजी को प्रणाम किया मैंने। आशीर्वाद, धन्यवाद। तो आपका किसी का प्रश्न है आचार्य जी के लिए? जी नहीं, कोई प्रश्न। हाँ जी, किसका है? हाँ जी, मेरा नाम रूबी है सर। मेरा एक प्रश्न है। हाँ कहिए, प्लीज पूछिए। सर मैं पूछना चाह रही थी कि ये रामचरितमानस में जो मात्रा भार 16 की है, वो क्या दैविक शक्ति से उन्होंने पूरे रामचरितमानस में 16 का ही भार आया, या ऑन पर्पस उन्होंने 16 का भार लिया? ये इतनी बड़ी रचना में ये कॉन्स्टेंटली 16 का भार कैसे किया उन्होंने, ये मैं समझना चाह रही थी। रूबी जी, आप इतना गहरा चिंतन कर रही हैं, इसका स्वागत मैं पहली बार करता हूँ। दूसरी बात है कि छंदबद्ध कविता की रचना किसी छंद में होती है, और उन्होंने चौपाई छंद पे यह रचना की है। चौपाई छंद का आग्रह है 16 मात्रा का, और 16 मात्रा का केवल चौपाई नहीं होता है, और भी छंद होते हैं। क्योंकि आपने रामायण मानस पढ़ी है तो मानस में चौपाई देखी है, चौपाई में 16 मात्रा देखी है, लेकिन ऐसा नहीं है 16 मात्रा का पद पादाकुलक होता है, 16 मात्रा का श्रृंगार छंद होता है, 16 मात्रा के और भी बहुत से छंद होते हैं। तो तुलसीदास ने चौपाई को उन छंदों में से चयन किया सुविधा अनुसार और जनता की रुचि के अनुसार, और उसका प्रयोग किया है। दैवी शक्ति से तो सब कुछ होता है, हम जो बोल रहे हैं वो भी दैवी शक्ति से बोल रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं वो भी दैवी शक्ति से बोल रही है, उसको तो कहीं नकारा नहीं जा सकता है। दैवी शक्ति को सिर्फ नमन किया जाता है। जी, हनुमान चालीसा में भी मैंने देखा सर 16 का ही मात्रा भार है, हनुमान चालीसा में भी। जी, वो भी चौपाई है। हाँ जी, वो भी छंद चौपाई है। अच्छा। तो सर चौपाई के हिसाब से शब्दों का चयन किया होगा? फिर तो करना ही पड़ेगा, जो छंद चुनेंगे उसी के अनुसार चयन होगा, और बाकी बातें मैं तब करूंगा जब चौपाई छंद की बात आपसे अलग करूंगा अगले किसी चर्चा में। क्योंकि मैंने सर देखा अभी रामचरितमानस में खोल के बैठी थी तो इसमें तुकांत सारे बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं। करहूं, परिहरहूं, परितोषु, दोषु, जिस तरह से आपने समझाया बिल्कुल उसी तरह से जो उपयुक्त है वो उनका चुनाव किया है, बहुत सुंदर है। आपको धन्यवाद, और महात्मा तुलसीदास को नमन। धन्यवाद सर, आपको नमन है। थैंक यू। स्वागत। और कोई प्रश्न? चलिए, अब किसी का प्रश्न नहीं है तो प्रणाम सर। प्रणाम सर। धन्यवाद। अप्रतिम में 2 क्या रहेगा मात्रा भार? अप्रतिम। अप्रतिम।
दो जी दो एक 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 गा हाँ ल ल ल गा जी ल जी ल ठीक है ठीक है अप्रतिम। सर। अब उसको अप्रतिम लोग जो बोलते हैं जी वह व्याकरण के अनुसार उचित नहीं है। शेष जी जी तो बहुत कुछ पचा लेते हैं हम लोग, पचनी इसीलिए एक शब्द रखा हमने कि गुंजाइश रखते हैं पचाने की। जी 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 थैंक यू सर। शुद्ध प्रणाम। अप्रतिम है। जी शुभ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रणाम। सबको। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसके बारे में सारी जानकारी वहीं पोस्ट होगी। इस आज के इनके क्लास का यूट्यूब बनेगा, कभी 2-3 दिन लग जाते हैं, तो जैसे यूट्यूब लिंक बनेगा वहीं पे पोस्ट किया जाएगा ताकि आप इसको पूरे लेक्चर क्लास को दोबारा देख सकें। उस पर और कहीं भी जानकारी पोस्ट की है, अभी पोस्ट की है, तो उस पर आप कृपया ध्यान दें। अगला क्लास हर महीने पहले और तीसरे रविवार को शाम को रात्रि को 9 बजे भारत के समय। तो इस महीने 5 संडे है, तो अगला क्लास 3 सप्ताह बाद होगा 7 अगस्त को। तो 3 सप्ताह के लिए आप सब अध्ययन करें, तो मेरा निवेदन है आचार्य जी ने जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करें। तब तक खाली सुनने, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और जीवन पर क्या सीखेगा, तब तक स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई ज्ञान हासिल नहीं होगा, चाहे आचार्य जी कितना ही प्रयास करना। तो आचार्य जी ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने आज कितनी अच्छी बातें बताई हैं तुकांत के बारे में, कलम के बारे में। तो पर उनका प्रैक्टिस करना, उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना ये बहुत आवश्यक है। चलिए, इन शब्दों के साथ आचार्य जी को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। क्लास में नियमित आते रहें, तभी क्लास आप सभी को धन्यवाद और मेरा नमन।